एक सेकंड के लिए सोचो, एक इलेक्शन कैंपेन चल रहा है और अचानक से एक कैंडिडेट के एसेट्स मतलब उनकी वेल्थ रॉकेट की तरह ऊपर चली जाती है। तो क्या ये बस स्मार्ट बिजनेस है या जीतने का कोई अनफेयर तरीका? क्या इसे करप्ट प्रैक्टिस कहा जा सकता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आज हम इसी तरह के सुपर इंटरेस्टिंग सवालों की गहराई में उतरेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाते रहें तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और नीचे कमेंट्स में रेडी लिखो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एब्सोल्युटली। आज का हमारा सफर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के जरिए ले जाएगा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इसे आरपीए भी कहते हैं। द रूल बुक ऑफ इंडियन इलेक्शंस। एग्जैक्टली। हम 5 की क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। पहला, करप्ट प्रैक्टिसेस आखिर होती क्या हैं? ओके, दूसरा, इलेक्शन डिस्प्यूट्स को कैसे सुलझाया जाता है? राइट। तीसरा, करप्ट प्रैक्टिसेस की वे डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने की जरूरत क्यों है, इस पर इतनी बात क्यों होती है? गुड वन। चौथा, एक विनिंग कैंडिडेट को किन ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? और आखिर में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? वाओ, क्या फैंटास्टिक लर्निंग मैप है। चलो पहले सवाल को अनपैक करते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन 1, ये GS2 इंडियन पॉलिटी 2025 से है फॉर 10 मार्क्स। Discuss the corrupt practices for the purpose of the Representation of the People Act 1951. Analyze whether the increase in the assets of the legislators and or their associates disproportionate to their known sources of income would constitute undue influence and consequently a corrupt practice. Broad micro theme, understanding corrupt practices and the asset puzzle. Okay, तो चलो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं क्या? नाम तो काफी सीरियस लगता है और ये है भी सीरियस। देखो, सिंपल शब्दों में आरपीए एक्ट 1951 को इलेक्शंस का कॉन्स्टिट्यूशन समझो। ओके, इसके अंदर सेक्शन 123 एक स्पेसिफिक लिस्ट देता है उन एक्टिविटीज की जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे डायरेक्ट अटैक मानी जाती हैं। अच्छा, इन्हें ऑफिशियली करप्ट प्रैक्टिसेस का लेबल दिया गया है और अगर कोई कैंडिडेट इनमें से कुछ भी करता हुआ पाया जाता है तो उसका इलेक्शन वॉइड मतलब रद्द हो सकता है। समझे? इट्स ए ह्यूज डील। गॉट। तो ये फुटबॉल मैच के फाउल प्ले रूल्स की तरह है। फाउल किया तो पेनल्टी मिलेगी और यहाँ पेनल्टी है अपनी जीत खो देना। फॉर इंस्टेंस, सोचो कोई कैंडिडेट वोटिंग से ठीक पहले किसी इलाके में चुपके से पैसे या तोहफे बांट रहा है। एग्जैक्टली, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसे कहते हैं ब्राइबरी और ये सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 के तहत पहली करप्ट प्रैक्टिस है, सबसे सीधी और जानी मानी प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस करप्ट प्रैक्टिसेस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में आरपीए 1951 को इंडिया की इलेक्टोरल इंटेग्रिटी का बेडरॉक मतलब नींव का पत्थर बताना चाहिए। ओके, इसका मेन पर्पस है एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना, ये इंश्योर करना कि कोई चीटिंग या अनफेयर तरीकों से ना जीत पाए। इट्स ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। परफेक्ट। अब आंसर के बॉडी में आते हैं। सेक्शन 123 की लिस्ट में और क्या क्या है? चलो लिस्ट देखते हैं। इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। पहला, जैसा हमने डिस्कस किया, ब्राइबरी। ये सिर्फ कैश के बारे में नहीं है, ये किसी भी तरह का ग्रेटिफिकेशन हो सकता है, कोई गिफ्ट, कोई ऑफर, कोई प्रॉमिस। अच्छा, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी? हाँ, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी, जैसे इलेक्शन से ठीक पहले किसी खास ग्रुप को टारगेट करके लोन वेवर्स का वादा करना भी ब्राइबरी का एक फॉर्म माना जा सकता है। वाओ। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये थोड़ा डार्क साइड है। इसका मतलब है वोटर की फ्री चॉइस के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस, मतलब डर का इस्तेमाल करना। डर का जैसे किसी को चोट पहुंचाने की धमकी देना, सोशल ऑस्ट्रेसिज्म मतलब जाति या समाज से बाहर निकालने की धमकी देना, या फिर डिवाइन डिस्प्लेजर मतलब ये कहना कि भगवान नाराज हो जाएंगे अगर तुमने किसी खास व्यक्ति को वोट नहीं दिया। ओह, दैट्स इंटेंस। इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल वेस्ट बंगाल 2021 इलेक्शंस के टाइम स्टेट पुलिस मशीनरी के मिसयूज के एलिगेशंस थे वोटर्स को डराने के लिए। समझ गया। तो ब्राइबरी टेम्पटेशन के बारे में है और अनड्यू इन्फ्लुएंस धमकियों के बारे में। अगला क्या है? तीसरा बहुत सेंसिटिव और क्रूशियल है, अपील टू रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज। ये तो बहुत होता है। हाँ, पर ये एक करप्ट प्रैक्टिस है। कोई भी कैंडिडेट इन आइडेंटिटीज के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। गोल ये है कि इलेक्शंस पॉलिसी और परफॉर्मेंस पर लड़े जाएं, ना कि डिवाइसिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर। फॉर एग्जांपल, जैसे उत्तर प्रदेश 2022 इलेक्शंस में कई लीडर्स के खिलाफ डिवाइसिव स्पीचेस के लिए केस फाइल हुए थे। राइट। और चौथा है पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट्स मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन। आप जानबूझकर दूसरे कैंडिडेट के पर्सनल कैरेक्टर के बारे में झूठी खबरें नहीं फैला सकते। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ह्यूज प्रॉब्लम। मॉफ्ड वीडियोस, फेक न्यूज जो तमिलनाडु 2021 इलेक्शंस में बहुत तेजी से फैली, वो इसका एक मॉडर्न एग्जांपल है। और आखिरी वाला, वो तो किसी एक्शन मूवी ऐसा लगता है। पांचवा है बूथ कैप्चरिंग। ये पोलिंग स्टेशन पर फिजिकल टेकओवर है, मतलब सच में कब्जा। हाँ, कैंडिडेट के सपोर्टर बूथ पर धावा बोलते हैं, इलेक्शन ऑफिशियल्स और वोटर्स को डराकर भगा देते हैं और फिर बैलेट बॉक्सेस को फेक वोट से भर देते हैं। बाप रे। हालांकि अब सिक्योरिटी और ईवीएम्स की वजह से ये कम हो गया है, पर ये आज भी एक सीरियस करप्ट प्रैक्टिस है। फैंटास्टिक ब्रेकडाउन। तो इस पार्ट की कंक्लूजन में बिग पिक्चर क्या है? कंक्लूजन सिंपल है पर पावरफुल। ये प्रैक्टिसेस सिर्फ छोटे मोटे रूल ब्रेकिंग नहीं है, ये डेमोक्रेसी की आत्मा पर एक फंडामेंटल असॉल्ट है। ये लोगों की इच्छा को डिस्टॉर्ट करते हैं। क्रिस्टल क्लियर। चलो अब कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। मेरा पहला सवाल लिसनर के लिए, आंसर में इन सभी करप्ट प्रैक्टिसेस को लिस्ट करना क्यों जरूरी है? सिर्फ एक दो क्यों नहीं? क्योंकि क्वेश्चन कहता है डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस, प्लूरल। सारी प्रैक्टिसेस लिस्ट करने से सेक्शन 123 की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दिखती है। एग्जामिनर यही देखना चाहता है, फुल मार्क्स के लिए। मेक सेंस। दूसरा सवाल, आपने हर पॉइंट के लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए, ये एक आंसर को गुड से ग्रेट कैसे बनाता है? ये थियरी को रियलिटी से जोड़ता है। लिस्ट तो कोई भी रट सकता है,
पर उसे वेस्ट बंगाल या यूपी इलेक्शंस जैसे इवेंट से लिंक करना दिखाता है कि आप न्यूज़ पढ़ते हैं, लॉ का एप्लीकेशन समझते हैं। आपका आंसर मेमोरेबल और क्रेडिबल बनता है। ग्रेट टिप। ओके, तीसरा सवाल थोड़ा नुआंस्ड। ब्राइबरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोर डिफरेंस क्या है? दोनों ही तो वोटर्स चॉइस से खिलवाड़ करते हैं। कोर डिफरेंस है वो इमोशन जिसे वो टारगेट करते हैं। ब्राइबरी लालच या इच्छा को टारगेट करती है, एक गिफ्ट या पॉजिटिव इंसेंटिव देकर। अनड्यू इन्फ्लुएंस डर को टारगेट करता है, एक धमकी या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस से। एक में लालच, दूसरे में डर। वन इज अ कैरेट, द अदर इज अ स्टिक। क्या डिस्टिंक्शन है? फोर्थ क्वेश्चन ऑन स्ट्रक्चर। इस लिस्ट को आंसर में प्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका क्या है? एक लंबा पैराग्राफ? बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम क्लैरिटी के लिए हर करप्ट प्रैक्टिस के लिए क्लियर हेडिंग्स यूज करो, ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस एटसेट्रा, और हर एक को एक शॉर्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करो। इससे आंसर क्लीन और इजी टू रीड बनता है। परफेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, अभिराम सिंह केस का जिक्र यहाँ कहाँ फिट होगा? एक्सीलेंट क्वेश्चन। अभिराम सिंह केस अपील टू रिलीजन से जुड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसे वही मेंशन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि कैंडिडेट या वोटर किसी के भी धर्म जाति के नाम पर वोट मांगना करप्ट प्रैक्टिस है। ब्रिलियंट। फाइनल क्वेश्चन, आंसर शुरू करते टाइम पहले आरपीए की डेफिनेशन से स्टार्ट करें या सीधा करप्ट प्रैक्टिसेस की लिस्ट से? हमेशा आरपीए 1951 के बारे में एक दो लाइन के ब्रीफ इंट्रो से स्टार्ट करो। इट सेट्स द कॉन्टेक्स्ट परफेक्टली। आप एग्जामिनर को बता रहे हैं, मुझे पता है हम किस लॉ की बात कर रहे हैं और वो क्यों एग्जिस्ट करता है। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। ऑसम। ओके लिसनर, ये एक की टेक अवे है। चलो इसे बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। Corrupt practices under Section 123 of the RPA are specific illegal activities like bribery, undue influence and appeal to religion designed to ensure elections are fair. अब पॉज करो और इसे बोलो। इन शॉर्ट, करप्ट प्रैक्टिसेस इलेक्शन रूल बुक के ऑफिशियली डिफाइंड चीटिंग कोड्स हैं और उन्हें जानना क्रूशियल है। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर आते हैं, द एसेट पजल। कैंडिडेट की वेल्थ का अचानक बढ़ जाना, इसका क्या सीन है? क्या ये करप्ट प्रैक्टिस है? यहाँ चीजें ट्रिकी और एनालिटिकल हो जाती हैं। सवाल ये है कि क्या डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट इंक्रीज अनड्यू इन्फ्लुएंस है? लीगली कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है। मतलब एक कैंडिडेट पिछले इलेक्शन में लाखपति था, 5 साल बाद अब वो करोड़पति है। पब्लिक को तो सस्पिशियस लगेगा ही, पर क्या लॉ इसे ऑटोमेटिकली आरपीए के तहत करप्ट प्रैक्टिस मानता है? ऑटोमेटिकली नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉर इशू है उस वेल्थ एक्यूमुलेशन और इलेक्टोरल प्रोसेस पर उसके इन्फ्लुएंस के बीच एक डायरेक्ट लिंक प्रूफ करना। कानून को सस्पिशन नहीं, क्लियर प्रूफ चाहिए। तो इस पार्ट का इंट्रोडक्शन इसी कॉम्प्लेक्सिटी से शुरू होना चाहिए। एग्जैक्टली। अब बॉडी में आते हैं। इसे कुछ एंगल से एनालाइज करना बेस्ट है। फर्स्ट, करंट लीगल पोजीशन। रूल्स के तहत कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फाइल करते टाइम एफिडेविट में अपने एसेट्स और लायबिलिटीज डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। राइट, फॉर ट्रांसपेरेंसी। यस, पर इलेक्शन कमीशन के पास इन एफिडेविट्स को वेरीफाई करने की लिमिटेड पावर्स है। वो उसे फेस वैल्यू पर लेते हैं। तो डिस्क्लोजर है पर इन्वेस्टिगेशन नहीं। लीगल फ्रेमवर्क में गैप कहाँ है? वही दूसरा पॉइंट है, गैप्स इन द लीगल फ्रेमवर्क। ये मेन पॉइंट है। सिर्फ एसेट्स का बढ़ जाना अपने आप में आरपीए 1951 के तहत करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा। हाँ, आरपीए डायरेक्ट वोटिंग इन्फ्लुएंस से कंसर्न्ड है। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के लिए एक बिल्कुल अलग कानून है, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये पब्लिक सर्वेंट्स के जनरल करप्शन को टारगेट करता है, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस को नहीं। ये तो क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है। 2 अलग-अलग अपराधों के लिए 2 अलग-अलग कानून। कोर्ट्स ने इस बारे में क्या कहा है? एग्जैक्टली। तीसरा पॉइंट है जुडिशियल प्रेसिडेंस। लैंडमार्क केस है कृष्णा मूर्ति केस ऑफ 2015। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि करप्ट प्रैक्टिस प्रूव करने के लिए आपको दिखाना होगा कि बढ़े हुए एसेट्स इलेक्टोरल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए डायरेक्टली यूज हुए। सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है, ये प्रूव करना होगा कि उस पैसे से वोट खरीदे गए। बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत हाई है। वेरी हाई। एक और इंपॉर्टेंट केस है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर केस ऑफ 2020, जिसने एसेट डिक्लेरेशंस को वेरीफाई करने के लिए मैकेनिज्म्स पर जोर दिया। सो कोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं पर एविडेंस को लेकर स्ट्रिक्ट हैं। कोई न्यू चैलेंजेस भी हैं? यस, एंड दैट्स द फोर्थ पॉइंट, इमर्जिंग चैलेंजेस। सोचो, बेनामी प्रॉपर्टीज, शेल कंपनीज या अनट्रेसेबल क्रिप्टो करेंसी में छिपी वेल्थ को कैसे ट्रैक करें? ये नए इंस्ट्रूमेंट्स अथॉरिटीज के लिए कैंडिडेट की ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल बना देते हैं। तो इन सबको मिलाकर फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन न्यूआंस्ड है कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स इंटेग्रिटी पर सवाल तो उठाते हैं, पर आरपीए के करंट फ्रेमवर्क में वो डायरेक्टली अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। उसके लिए डायरेक्ट लिंक प्रूफ करना होगा। पर एंड में ये कहना चाहिए कि इन 2 लॉज के बीच के गैप को भरने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। फैंटास्टिक एनालिसिस। चलो इस पर एक क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड करते हैं। फर्स्ट, एक स्टूडेंट के लिए आरपीए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बीच डिफरेंशिएट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडियन लीगल सिस्टम की सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। ये प्रूव करता है कि आप सभी बुरी चीजों को एक साथ नहीं मिला रहे। आप समझते हैं कि अलग-अलग लॉज के अलग-अलग पर्पस और स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ होते हैं। गुड पॉइंट। सेकंड, सोर्स मटेरियल में ये इन्फॉर्मेशन एक टेबल में है। क्या एग्जाम में ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है? एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी। आप एस्पेक्ट, करंट स्टेटस और चैलेंजेस जैसे कॉलम्स बना सकते हैं। ये आपके आंसर को इनक्रेडिबली क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। स्मार्ट एग्जाम टेक्निक। कृष्णमूर्ति केस से वो एक की टेकअवे क्या है जो हमें मेंशन करना ही चाहिए? की टेकअवे ये है कि इट सेट्स अ वेरी हाई बार फॉर प्रूफ। जजमेंट ने एस्टैब्लिश किया कि सस्पिशन काफी नहीं है। प्रोसिक्यूशन को वेल्थ और वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के एक्ट के बीच एक डायरेक्ट नेक्सस या लिंक प्रोवाइड करना होगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, आपने क्रिप्टो करेंसी का जिक्र किया।
ऐसा मॉडर्न चैलेंज इंक्लूड करना क्यों स्मार्ट है? क्योंकि ये आपके आंसर को फॉरवर्ड लुकिंग बनाता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पॉइंट्स रिपीट नहीं कर रहे, बल्कि 21st सेंचुरी में इन लॉज के एप्लीकेशन के बारे में सोच रहे हैं। एग्जामिनर को पता चलता है कि आप कंटेम्प्रेरी इश्यूज से अपडेटेड हैं। बहुत इंप्रेसिव है। क्या आंसर में एक डिफिनिटिव येस और नो देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन में एनालाइज वर्ड है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, एक न्यूआंस्ड आंसर जो ये एक्सप्लेन करे कि ये आरपीए में डायरेक्टली कवर क्यों नहीं होता, पर रिफॉर्म की जरूरत क्यों है। बेस्ट अप्रोच है। एंड फाइनली, इस पूरे 10 मार्क आंसर को इफेक्टिवली कंक्लूड कैसे करें? एक ग्रेट कंक्लूजन दोनों पार्ट्स को समराइज करेगा। पहले डिफाइन करप्ट प्रैक्टिसेस को लिस्ट करो, फिर कहो कि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स एक सीरियस कंसर्न है, पर आरपीए की करंट डेफिनेशन से बाहर है, और एंड में लॉ को अमेंड करने का सजेशन दो। परफेक्ट। ओके दोस्त, चलो इस सेकंड पार्ट की सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ कहो, while disproportionate assets are primarily addressed by the Prevention of Corruption Act, the RPA requires a direct link between wealth and electoral influence to classify it as a corrupt practice. पॉज करो और प्रैक्टिस करो। इन शॉर्ट, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स होना ऑटोमेटिकली इलेक्शन लॉ के तहत करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। आपको प्रूव करना होगा कि उस पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में चीटिंग के लिए हुआ था। तो आगे क्या होता है? ये हमें दूसरे सवाल पर ले जाता है। ये रहा, फ्रॉम GS to Indian Polity 2022 for 15 marks. Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a member of the parliament or state legislature under the Representation of the People's Act 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void? What remedy is available to the aggrieved party against the decision? Refer to the case laws. ब्रॉड माइक्रो थीम, द लीगल बैटलफील्ड ऑफ इलेक्शंस। तो इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए, विनर जश्न मना रहा है, पर लूजर को पक्का यकीन है कि चीटिंग हुई। आप क्या? यहीं पर आरपीए का फॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म काम आता है। ये इलेक्शन के आउटकम को चैलेंज करने का एक स्ट्रक्चर्ड लीगल प्रोसेस है। आप सिर्फ सड़क पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मतलब जैसे क्रिकेट मैच में अगर अंपायर का डिसीजन कंट्रोवर्शियल हो, तो टीम थर्ड अंपायर से रिव्यू मांग सकती है, राइट? परफेक्ट एनालॉजी। इस पूरे प्रोसेस को डेमोक्रेसी का VAR चेक समझ सकते हो। ये इंश्योर करने के लिए कि फाइनल रिजल्ट फेयर हो। सो इस आंसर का इंट्रोडक्शन यही हाईलाइट करना चाहिए कि ये मैकेनिज्म इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का एक क्रूशियल पिलर है। गॉट इट। तो बॉडी में आते हैं। एक्चुअल प्रोसीजर क्या है? कोई भी जाके कंप्लेन कर सकता है? नहीं, ये बहुत स्पेसिफिक है। चलो प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, फाइलिंग ऑफ एन इलेक्शन पिटिशन। ओके। ये फॉर्मल कंप्लेंट है। इसे सिर्फ कोई दूसरा कैंडिडेट या उसी कंस्टिट्यूएंसी का इलेक्टर मतलब रजिस्टर्ड वोटर ही फाइल कर सकता है, और एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन है रिजल्ट डिक्लेरेशन के 45 डेज के अंदर। 45 डेज, बहुत टाइट विंडो है। ये पिटीशन फाइल कहाँ होती है? लोकल कोर्ट में नहीं। और ये दूसरा की पॉइंट है। स्टेप 2, हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन। केस सीधा उस स्टेट के हाई कोर्ट में जाता है। ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, मतलब लोअर कोर्ट्स ये केस नहीं सुन सकते। तो ये बहुत हाई लेवल पे स्टार्ट होता है। हाई कोर्ट में क्या होता है? स्टेप 3, सिंगल जज बेंच। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक सिंगल जज को ये पिटीशन सुनने के लिए डेजिग्नेट करते हैं। ये आरपीए के सेक्शन 80A का प्रोविजन है टू एंश्योर एफिशिएंसी। और डिसीजन के लिए कोई टाइमलाइन है? स्टेप 4, स्पीडी ट्रायल। एक्ट कहता है कि हाई कोर्ट को पिटीशन एक्सपीडिशियसली डिस्पोज करनी चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस है 6 मंथ्स के अंदर। हालांकि बैकलॉग्स की वजह से ये हमेशा नहीं होता, पर लॉ का इंटेंट यही है। तो इस प्रोसीजरल पार्ट को कंक्लूड करें तो सिस्टम बहुत क्लियर है। एग्जैक्टली। कंक्लूजन यही है कि प्रोसीजर रोबस्ट है। एक स्पेसिफिक पिटिशनर स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट में हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल करता है, सिंगल जज सुनवाई करता है, और गोल है स्पीडी वर्डिक्ट। इससे गवर्नमेंट्स में अनसर्टेनिटी नहीं रहती। चलो प्रोसीजर पर क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। फर्स्ट, हाई कोर्ट की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्रिवोलस लिटिगेशन को रोकने के लिए। अगर कोई भी लोअर कोर्ट ये केस सुन सकता तो सिस्टम पिटिशन से भर जाता, गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाती। हाई कोर्ट को ये केस सौंपना सीरियसनेस इंश्योर करता है। और वो 45 डे टाइम लिमिट कितनी स्ट्रिक्ट है? वेरी स्ट्रिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ये लिमिटेशन पीरियड एब्सोल्यूट है। डेडलाइन मिस हुई तो आप चैलेंज करने का अधिकार खो देते हैं। आंसर में इन 4 स्टेप्स को प्रेजेंट करने का मोस्ट इफेक्टिव तरीका क्या है? मैक्सिमम मार्क्स के लिए बुलेट पॉइंट्स या फ्लो चार्ट यूज करो, जैसे इलेक्शन पिटिशन, हाई कोर्ट विद इन 45 डेज, सिंगल जज बेंच, स्पीडी ट्रायल। क्लीन, रीडेबल और सिक्वेंशियल। आपने इलेक्टर को वोटर बताया, क्या ये ऑफिशियल डेफिनेशन है? यस, इलेक्टर कोई भी पर्सन है जिसका नाम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की इलेक्टोरल रोल पर है, तो ये उसी बैटल ग्राउंड का वोटर होना चाहिए। सिंगल जज बेंच क्यों? लार्जर बेंच बेहतर नहीं होगी? ग्रेट क्वेश्चन। लार्जर बेंच में ज्यादा पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, पर सिंगल जज का प्रोविजन स्पीड के लिए है। सिंगल जज केस को बहुत तेजी से सुनकर वर्डिक्ट दे सकता है। प्रायोरिटी क्विक रेजोल्यूशन है। लास्ट क्वेश्चन, इस सेक्शन का इंट्रोडक्शन इंपैक्टफुल कैसे बनाएं? स्टार्ट बाय कॉलिंग द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इलेक्टोरल जस्टिस इन इंडियाज डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। ये एक पावरफुल टोन सेट करता है। परफेक्ट। ओके दोस्त, चलो प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ बोलो। An election dispute is initiated through an election petition, which must be filed in the High Court within 45 days of the result. पॉज करके प्रैक्टिस करो। इन शॉर्ट, इलेक्शन डिस्प्यूट्स एक स्ट्रिक्ट हाई कोर्ट लेड लीगल पाथ फॉलो करते हैं टू इंश्योर फेयरनेस विदाउट केओस। ऑलराइट, तो हमें प्रोसेस पता चल गया। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, किन ग्राउंड्स पर विनिंग कैंडिडेट का इलेक्शन वॉइड हो सकता है? आरपीए सेक्शन 100 में स्पेसिफिक ग्राउंड्स देता है। क्लैरिटी के लिए हम इन्हें 3 कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन सिंपल हो सकता है। इलेक्शन तभी वॉइड होगा जब स्पेसिफिक लीगली डिफाइंड रूल्स तोड़े गए हों। रूल्स तोड़े तो आउट। आई लाइक दैट। तो बॉडी में पहली कैटेगरी क्या है? फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स। ये कैंडिडेट की बेसिक एलिजिबिलिटी के बारे में है,
जैसे अगर पता चले कि इलेक्शन के दिन विनर क्वालिफाइड नहीं था, शायद वो इंडिया का सिटीजन नहीं था, या 25 साल का नहीं हुआ था, या वो पहले से कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा था। ओके, ये तो फंडामेंटल क्वालिफिकेशन हो गई। सेकंड कैटेगरी। सेकंड, एंड दिस कनेक्ट्स टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इज करप्ट प्रैक्टिसेस। अगर हाई कोर्ट को पता चलता है कि विनर ने कोई करप्ट प्रैक्टिस की है, ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, बूथ कैप्चरिंग, तो इलेक्शन वॉइड हो जाएगा। यहाँ केस लॉज मेंशन करने हैं। यस, अभिराम सिंह वी सीडी कोमाचैन 2017 केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने रीइंफोर्स किया कि रिलीजन के नाम पर अपील करप्ट प्रैक्टिस है। राइट, बट फ्रीबीज का क्या? उसमें एक न्यूआंस है ना। एग्जैक्टली यहीं पर आपकी एनालिटिकल डेप्थ दिखती है। आपको एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2022 केस भी साइट करना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में फ्रीबीज का वादा करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। फैसिनेटिंग। एक चीज करप्ट है, दूसरी नहीं। थर्ड कैटेगरी क्या है? द थर्ड कैटेगरी इज टेक्निकल ग्राउंड्स। ये प्रोसीजरल एरर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर विनर का नॉमिनेशन पेपर इम्प्रॉपरली एक्सेप्ट हो गया, या किसी और कैंडिडेट का इम्प्रॉपरली रिजेक्ट हो गया, या फिर अगर बहुत सारे वोट्स गलत गिने गए। ओके, तो हाई कोर्ट ने इलेक्शन वॉइड कर दिया, पर हारा हुआ कैंडिडेट खुश नहीं है। रेमेडी क्या है? उनके पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 132। सेकंड, वो स्पेशल लीव पिटिशन एसएलपी फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 136। थर्ड, वो उसी हाई कोर्ट में रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं। सो कंक्लूजन ये है कि सिस्टम बैलेंस्ड है। ये इंश्योर करने के लिए मल्टीपल लेवल्स ऑफ अपील भी देता है। चलो इस पार्ट पर क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। फर्स्ट, ग्राउंड सेक्शन को स्ट्रक्चर करने का बेस्ट अप्रोच क्या है? बेस्ट अप्रोच है 3 क्लियर हेडिंग्स यूज करना। 1, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स। 2, करप्ट प्रैक्टिसेस। एंड 3, टेक्निकल ग्राउंड्स। ये ऑर्गेनाइजेशन की है। अभिराम सिंह और एस सुब्रमण्यम बालाजी दोनों केसेस को साइड करने से क्या पता चलता है? ये दिखाता है कि आप जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के न्यूएंसेस को समझते हैं। लॉ हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। कोर्ट्स चीजों को स्पेसिफिकली इंटरप्रेट करते हैं। ये डीप अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। रेगुलर अपील और एसएलपी में प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है? रेगुलर अपील अक्सर राइट होता है, लीगल प्रोविजन पर बेस्ड। एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन पर है। कोर्ट लीव तभी ग्रांट करेगा जब केस में सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या ग्रोस इनजस्टिस हुआ हो। क्या मुझे आर्टिकल्स 132 एंड 136 को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए? नहीं, क्वेश्चन का फोकस आरपीए पर है। सिर्फ करेक्ट आर्टिकल नंबर मेंशन करना काफी है। अपने पॉलिटी आंसर को लॉ ऑप्शनल आंसर मत बनाओ। ग्रेट टिप। केस लॉज ग्राउंड्स फॉर वॉइडिंग एन इलेक्शन से कैसे कनेक्ट होते हैं? वो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं कि कैसे करप्ट प्रैक्टिसेस के ग्राउंड को जुडिशरी इंटरप्रेट करती है। केस को हमेशा स्पेसिफिक ग्राउंड से लिंक करो। एंड फाइनली, इस पूरे 15 मार्क आंसर को कंक्लूड कैसे करें? बेस्ट कंक्लूजन एक समरी स्टेटमेंट है जो सिस्टम की डिजाइन की तारीफ करे। जैसे, इन कंक्लूजन, इंडिया possesses a robust electoral dispute resolution mechanism under the RPA which ensures the integrity of elections while upholding the principles of natural justice. परफेक्ट। ओके लिसनर, चलो रेमेडीज प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ बोलो। Remedies available against a high court decision include an appeal to the Supreme Court, a special leave petition, and a review petition. Pause करके प्रैक्टिस करो। In short, election ineligibility, cheating या procedural errors के grounds पर कैंसिल हो सकता है, पर फाइनल वर्ड अपील्स के बाद सुप्रीम कोर्ट का होता है। ब्रिलियंट। हमने देख लिया कि इलेक्शन को चैलेंज कैसे करते हैं, पर करप्ट पॉलिटिशियन से डील करने की बिगर पिक्चर का क्या? क्या प्रोसेस बहुत स्लो है? ये हमें तीसरे सवाल पर लाता है। दिस वन इज फ्रॉम GS2 Indian Polity 2020 for 10 marks. There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of People's Act. Comment. Broad micro theme, speeding up justice in politics. ओके, तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक स्टेटमेंट है। कह रहा है कि करंट प्रोसेस बहुत स्लो और कॉम्प्लिकेटेड है और इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। हमें इस पर कमेंट करना है। एग्जैक्टली जब क्वेश्चन कमेंट करने को कहता है तो वो चाहता है कि आप स्टेटमेंट को एनालाइज करें, पहले अग्री करो कि प्रॉब्लम है, फिर करंट सिचुएशन और चैलेंजेस एक्सप्लेन करो, और फाइनली सोल्यूशन सजेस्ट करो। मतलब जैसे कोई कहे शहर में ट्रैफिक बहुत खराब है, हमें बेटर सिस्टम चाहिए, तो हम पहले अग्री करेंगे हाँ खराब है बिकॉज ऑफ ABC, और फिर सजेस्ट करेंगे हम फ्लाईओवर्स बना सकते हैं। परफेक्ट एनालॉजी। सो इस आंसर का इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट को एक्नॉलेज करना चाहिए। आप कह सकते हैं कि आरपीए डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन तो देता है, पर प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से डिलेज होते हैं जो पब्लिक ट्रस्ट को अंडरमाइन करते हैं। राइट। सो बॉडी में आते हैं। इस डिस्क्वालिफिकेशन स्टोरी में गेम चेंजिंग मोमेंट क्या था? स्टोरी असल में एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से शुरू होती है। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 2013। अ वेरी फेमस केस। यस, ये केस नॉन नेगोशिएबल है। इस जजमेंट से पहले आरपीए के सेक्शन 84 में एक लूप होल था। ये कन्विक्टेड एमपीज और एमएलएस को अपील करने के लिए 3 महीने का ग्रेस पीरियड देता था, और अपील के दौरान वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होते थे। क्या मतलब कोर्ट से दोषी पाए जाने के बाद भी वो पार्लियामेंट में बैठ सकते थे? हाँ, लिली थॉमस जजमेंट ने इस सेक्शन 84 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। कोर्ट ने रूल किया कि कुछ अपराधों में कन्विक्शन होते ही डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएट होगी, कोई ग्रेस पीरियड नहीं। ये तो पॉलिटिक्स क्लीन अप करने की दिशा में एक मैसिव स्टेप था। ह्यूज स्टेप, पर चैलेंज अभी भी है। सबसे बड़ा चैलेंज है डिलेड ट्रायल्स। डिस्क्वालिफिकेशन अब कन्विक्शन पर इमीडिएट है, पर कन्विक्शन इटसेल्फ कैन टेक इयर्स, इवन डेकेड्स। मतलब प्रॉब्लम पोस्ट कन्विक्शन डिले से प्री कन्विक्शन डिले पर शिफ्ट हो गई है। प्रिसाइसली,
प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, एविडेंस गैदरिंग, एंडलेस एडजर्नमेंट्स, ये प्रोसेस को बहुत लंबा बना देते हैं। सो इस पार्ट का कंक्लूजन ये है कि लिली थॉमस जजमेंट रेवोल्यूशनरी था, पर डिलेड ट्रायल्स का सिस्टमैटिक इशू बना हुआ है। फैंटास्टिक ब्रेकडाउन। लेट्स डू अ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग। फर्स्ट, लिली थॉमस केस इस आंसर के लिए इतना सेंट्रल क्यों है? क्योंकि ये डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर में रीसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। कोई भी डिस्कशन ऑन सिंप्लीफिकेशन लिली थॉमस ने क्या बदला और क्या नहीं से ही शुरू होना चाहिए। कमेंट टाइप क्वेश्चन का आइडियल स्ट्रक्चर क्या है? अ 3-part आर्ग्यूमेंट। पार्ट 1 प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करो। पार्ट 2 करंट सिनेरियो डिस्कस करो, इंक्लूडिंग द पॉजिटिव चेंज फ्रॉम लिली थॉमस एंड द रिमेनिंग चैलेंजेस। पार्ट 3 कॉन्क्रीट सजेशंस दो। जजमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जजमेंट ने आरपीए को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1021 के स्पिरिट के साथ अलाइन कर दिया। वो आर्टिकल डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स लिस्ट करता है और सिटिंग लेजिस्लेटर्स को कोई स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं देता। सेक्शन 84 उन्हें एक स्पेशल प्रिविलेज दे रहा था। चैलेंजेस पार्ट को एक्सप्लेन करते टाइम कौन से पावरफुल कीवर्ड्स यूज करने चाहिए? प्रिसाइज कीवर्ड्स जैसे जुडिशियल बैकलॉग, प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल्स और प्रोसीजरल बॉटलनेक्स। ये सिस्टम इज स्लो कहने से ज्यादा इफेक्टिव है। क्या आंसर में जुडिशरी को क्रिटिसाइज करना चाहिए? एनालिटिकल रहना बेटर है, क्रिटिकल नहीं। इशू को सिस्टमिक या प्रोसीजरल चैलेंज की तरह फ्रेम करो। जजेस को ब्लेम करने की बजाय रिसोर्सेज या स्पेशल कोर्ट्स की नीड पर फोकस करो। इस आंसर के लिए एक अच्छी ओपनिंग लाइन क्या हो सकती है? कुछ ऐसा: ensuring that lawmakers are themselves subject to the law is a cornerstone of democracy. However, the procedure for disqualifying corrupt representatives under the RPA presents a classic case of the spirit is willing but the process is weak. लव दैट। ओके लिसनर, चलो इस सेक्शन का की टेक अवे प्रैक्टिस करते हैं। पोस्ट द लिली थॉमस जजमेंट, disqualification upon conviction is immediate, but the court challenge has shifted to the prolonged procedural delays in the trial process itself. पॉज करके प्रैक्टिस करो। इन शॉर्ट, डिस्क्वालिफिकेशन का एक बड़ा लूपहोल बंद हो गया, पर सिस्टम अभी भी डिलेड कोर्ट केसेस के ट्रैफिक जैम में फंसा है। सो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, अब सॉल्यूशन की बात। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इसे सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? रिफॉर्म का रास्ता एक्सपर्ट बॉडीज ने दिखाया है, जैसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब जस्टिस पर कटिंग कॉर्नर्स नहीं, बल्कि प्रोसेस को एफिशिएंट बनाना है। ओके, बॉडी में आते हैं। मेन प्रपोजल क्या है? सबसे सिग्निफिकेंट और रेडिकल सजेशन 244th लॉ कमीशन रिपोर्ट 2014 से आता है। इस रिपोर्ट का नंबर मेंशन करना बहुत जरूरी है। आई एम इंट्रिग्ड। क्या आइडिया था? रिपोर्ट ने सजेस्ट किया कि डिस्क्वालिफिकेशन फाइनल कन्विक्शन तक वेट ना करे, बल्कि डिस्क्वालिफिकेशन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के स्टेज पर ही हो जानी चाहिए, पर सिर्फ सीरियस ऑफेंसेस के लिए जिनकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो। वाओ, दैट इज रेडिकल। मतलब कोर्ट जैसे ही चार्जेस फ्रेम करे, पॉलिटिशियन डिस्क्वालीफाई हो सकता है ट्रायल कंप्लीट होने से पहले। एग्जैक्टली ये करंट कन्विक्शन बेस्ड डिस्क्वालिफिकेशन से चार्ज बेस्ड डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ एक मैसिव शिफ्ट होगा। लॉजिक ये है कि चार्जेस फ्रेम करते टाइम जज ऑलरेडी एविडेंस देख चुका होता है। पर इसके मिसयूज का बहुत बड़ा रिस्क है। रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ फॉल्स केसेस फाइल कर सकती है। एक्सीलेंट पॉइंट। और लॉ कमीशन ने इस बारे में सोचा, इसीलिए रिपोर्ट ने स्ट्रॉन्ग बिल्ट इन सेफगार्ड्स भी प्रपोज किए, जैसे ये रूल सिर्फ उन चार्जेस पर अप्लाई होगा जो इलेक्शन से कम 1 साल पहले फ्रेम हुए हो और ट्रायल 1 साल में कंक्लूड करना होगा। ओके, दैट मेक्स सेंस। इस बिग आइडिया के अलावा और क्या स्ट्रीमलाइनिंग मेजर सजेस्ट किए जाते हैं? दूसरे प्रैक्टिकल स्टेप्स है स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश करना जो सिर्फ पॉलिटिशियंस के केसेस सुने, केसेस का टाइम बाउंड डिस्पोजल इंप्लीमेंट करना और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करना। तो कंक्लूजन ये है कि वे फॉरवर्ड एक बोल्ड लीगल रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का कॉम्बिनेशन है। प्रिसाइजली, सॉल्यूशन स्विफ्ट जस्टिस और फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल्स के बीच सही बैलेंस खोजने में है। चलो इन रिफॉर्म्स पर फाइनल क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। लॉ कमीशन रिपोर्ट का नंबर 244 मेंशन करना कितना इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके आंसर में इमेंस क्रेडिबिलिटी ऐड करता है। ये दिखाता है कि आपका सजेशन एक रैंडम ओपिनियन नहीं, बल्कि एक एक्सपर्ट लीगल बॉडी की रिकमेंडेशन पर बेस्ड है। वे फॉरवर्ड सेक्शन को प्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका क्या है? क्लियर सब हेडिंग्स यूज करो, जैसे प्रपोज्ड रिफॉर्म्स और उसके अंडर लॉ कमीशन रिकमेंडेशन और अदर प्रोसीजरल रिफॉर्म्स। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस स्टेज पर डिस्क्वालीफाई करने का रिस्क मेंशन करना क्यों जरूरी है? ये बैलेंस्ड और क्रिटिकल थिंकिंग दिखाता है। आप ब्लाइंडली रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप उसके पोटेंशियल डाउनसाइड्स को समझते हैं, जैसे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी प्रिंसिपल का वायोलेशन। मुझे लॉ कमीशन आइडिया पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे जनरल पॉइंट्स पर? लॉ कमीशन रिकमेंडेशन आपका कोर हाई इम्पैक्ट पॉइंट है। दूसरे पॉइंट्स को उसे सपोर्ट करने के लिए यूज करो। एक ऐसा आंसर जो फ्यूचर रिफॉर्म्स डिस्कस कर रहा हो, उसे कंक्लूड कैसे करें? एक बैलेंस्ड फॉरवर्ड लुकिंग विजन के साथ, जैसे Ultimately, the modernization of India's disqualification framework is essential, carefully balancing swift justice with the principles of a fair trial to enhance electoral integrity. क्या इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करने का सजेशन देना रेलेवेंट है? Yes, absolutely. ECI हमारे इलेक्शन सिस्टम का हार्ट है। कई रिफॉर्म डिबेट्स में ECI को ज्यादा पावर्स देने की बात होती है। Awesome. दोस्त, चलो बिग आइडिया प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ कहो, The 244th Law Commission report suggested a shift to disqualification at the stage of framing of charges for serious crimes with necessary safeguards. Pause and practice. इन शॉर्ट, पॉलिटिशियंस के स्लो जस्टिस सिस्टम को फिक्स करने के लिए हमें बड़े आइडियाज चाहिए, जैसे उन्हें लीगल प्रोसेस में पहले डिस्क्वालीफाई करना और उनके केसेस सुनने के लिए स्पेशल फास्टर कोर्ट्स बनाना।
वी आर ऑन अ रोल। हाँ। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। वो सारे रीजंस क्या हैं जिनसे एक रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालीफाई हो सकता है? ये हमें चौथे सवाल पे लाता है। ये रहा from GS2 Indian Polity 2019 for 15 marks. On what grounds a people's representative can be disqualified under the Representation of People's Act 1951. Also mention the remedies available to such a person against his disqualification. ब्रॉड माइक्रो थीम, द डिस्क्वालिफिकेशन रूल बुक एंड एस्केप रूट्स। Okay, ये क्वेश्चन कॉम्प्रहेंसिव है। ये डिस्क्वालिफिकेशन के सभी ग्राउंड्स की पूरी लिस्ट मांग रहा है। You've nailed it. It's like asking for all the ways a batsman can get out in cricket. हमें पूरी लिस्ट चाहिए एज पर दी आरपीए। तो इंट्रोडक्शन में हम आरपीए 1951 को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट की तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। परफेक्ट। कह सकते हैं कि ये डिस्क्वालिफिकेशन के कॉम्प्रिहेंसिव ग्राउंड सेट करता है टू कीप पीपल विद क्रिमिनल बैकग्राउंड्स और अनएथिकल कंडक्ट आउट ऑफ आवर लेजिस्लेटिव बॉडीज। ठीक है, बॉडी में आते हैं। इस लंबे लिस्ट को स्ट्रक्चर कैसे करें? बेस्ट वे है इन्हें 3 मेजर कैटेगरीज में ग्रुप करना। कैटेगरी नंबर 1, डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू क्रिमिनल कन्विक्शंस। द मोस्ट फेमस वन। यस, आरपीए के सेक्शन 8 के तहत अगर किसी पर्सन को कुछ स्पेसिफाइड ऑफेंसेस में कन्विक्ट किया जाता है और 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो कन्विक्शन की डेट से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और यहाँ लिली थॉमस केस फिर से मेंशन करना है, राइट? एब्सोल्युटली। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 केस मेंशन करना है टू एम्फसाइज कि डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएट है। ओके, सो क्रिमिनल कन्विक्शन इज ग्राउंड 1। सेकंड कैटेगरी? कैटेगरी नंबर 2, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस एंड अदर ऑफेंसेस। इसमें करप्ट प्रैक्टिस का दोषी पाया जाना शामिल है, इलेक्शन एक्सपेंसेस का अकाउंट टाइम पे सबमिट न करना भी शामिल है, और रिलीजन रेस के नाम पर ग्रुप्स में दुश्मनी फैलाने जैसे ऑफेंसेस भी। एंड हियर अगेन यू कैन साइट द अभिराम सिंह केस। So this is about election related misconduct. Third category. Category number 3 is disqualification on constitutional and administrative grounds. ये लिस्ट थोड़ी लंबी है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना, गवर्नमेंट सर्विस से करप्शन या डिसलॉयल्टी के लिए डिसमिस होना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटरेस्ट होना, एंड फाइनली कोर्ट द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर होना या इंडिया का सिटीजन न होना। That's a very comprehensive list. तो इस पार्ट का की टेकअवे क्या है? की टेकअवे ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स बहुत ब्रॉड हैं। ये सिर्फ क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए नहीं बल्कि लॉ मेकर्स के लिए हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए भी है। एक्सीलेंट। चलो इन ग्राउंड्स पर क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। फर्स्ट, ये क्वेश्चन वॉइडिंग एन इलेक्शन वाले क्वेश्चन से फंडामेंटली डिफरेंट कैसे है? सटल बट क्रूशल डिफरेंस। वॉइडिंग एन इलेक्शन प्रोसेस के फ्लॉड होने के बारे में है। पूरी सीट का रिजल्ट कैंसिल हो जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पर्सनल एलिजिबिलिटी या कंडक्ट के बारे में है। 15 मार्क आंसर के लिए हर ग्राउंड के अंदर कितने सब पॉइंट्स लिखने चाहिए? हर मेन हेडिंग के अंडर 2 से 3 स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स काफी हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लिली थॉमस एंड अभिराम सिंह केसेस रिपीटेड हैं। क्या उन्हें फिर से डिटेल में एक्सप्लेन करना है? नो नीड, जस्ट केस का नाम करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में मेंशन करना काफी है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल दे सकती हैं। सर्टेनली, इमेजिन एक एमएलए को स्टेट रन कॉर्पोरेशन का चेयरमैन भी अपॉइंट कर दिया जाए और इस पोजीशन के साथ सैलरी और पर्क्स हो। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जा सकता है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है। इस आंसर को स्ट्रक्चर करने का बेस्ट वे क्या है? नंबर्ड हेडिंग्स फॉर मेन ग्राउंड्स और बुलेट पॉइंट्स फॉर सब पॉइंट्स। बहुत क्लीन लगता है। और इस आंसर को इंट्रोड्यूस कैसे करें? A strong introduction would be the Representation of the People Act 1951 serves as the primary legal backbone for ensuring the integrity of India's electoral democracy. It lays down comprehensive grounds for the disqualification. परफेक्ट। ओके दोस्तों, प्रैक्टिस टाइम। 3 मेन कैटेगरीज को मेमोराइज करते हैं। मेरे साथ कहो। द मेन ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर विद आरपीए आर क्रिमिनल कन्विक्शंस, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। नाउ यू से इट। In short, एक representative को ऑफिस से हटाया जा सकता है for a wide range of reasons, from a serious crime conviction to unethical conduct. ओके, तो एक पर्सन डिस्क्वालीफाई हो गया। क्या ये उनके पॉलिटिकल करियर का एंड है या कोई लाइफलाइन है? दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द रेमेडीज। Lifelines है। इंडियन लीगल सिस्टम नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, सो अपील और रिव्यू के कई रास्ते हैं। ठीक है, बॉडी में आते हैं। इन रेमेडीज को कैटेगराइज कैसे करें? इन्हें 3 बकेट्स में ग्रुप कर सकते हैं। फर्स्ट, लीगल रिकॉर्स। ये मोस्ट डायरेक्ट पाथ है। हायर कोर्ट में डिसीजन को चैलेंज करना, जैसे हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटिशन फाइल करना या सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन SLP। सो फर्स्ट ऑप्शन इज टू गो टू द कोर्ट्स। सेकंड बकेट। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स। डिस्क्वालिफाइड पर्सन एग्जीक्यूटिव ब्रांच को अपील कर सकता है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिव्यू मांग सकता है जो प्रेसिडेंट या गवर्नर को अपनी ओपिनियन देती है। अच्छा, ECI और प्रेसिडेंट को अपील। कूल। एंड द थर्ड ऑप्शन? थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पर्सन हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटिशन फाइल कर सकता है, ये आर्ग्यू करते हुए कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। So the conclusion here is that the system provides a multi-layered safety net. एग्जैक्टली। डिस्क्वालिफाइड पर्सन के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेयर्ड रेमेडी मैकेनिज्म है, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, टू इंश्योर फेयरनेस। चलो रेमेडीज पर फाइनल क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। फर्स्ट, रेमेडीज को इस तरह कैटेगराइज करना अच्छी स्ट्रैटेजी है। एब्सोल्युटली। लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल में कैटेगराइज करना एक वेरी सोफिस्टिकेटेड अप्रोच है। ये एनालिटिकल माइंड दिखाता है। इलेक्शन पिटिशन और रिट पिटिशन में मेन डिफरेंस क्या है?
इलेक्शन पिटिशन आरपीए के अंडर एक स्पेसिफिक टूल है इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज करने के लिए। रिट पिटिशन एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इलीगैलिटी और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। प्रेसिडेंट या गवर्नर को अपील कैसे काम करती है? वो अपने डिस्क्रिशन पर एक्ट नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशन और आरपीए मैंडेट करते हैं कि प्रेसिडेंट या गवर्नर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओपिनियन पर एक्ट करना होगा। ECI's ओपिनियन इज बाइंडिंग। इस पूरे 15 मार्क आंसर को कंक्लूड कैसे करें, ग्राउंड्स और रेमेडीज दोनों को कवर करते हुए? एक पावरफुल कंक्लूजन would tie everything together, जैसे in essence India's robust democratic framework establishes clear standards of accountability while simultaneously ensuring that the principles of justice and fairness are upheld via an accessible multi-tiered remedial structure. क्या एस सुब्रमण्यम बालाजी केस ऑन फ्रीबीज यहाँ फिर से मेंशन करना चाहिए? Yes, ये great way to end है। आप कह सकते हैं कि जुडिशरी इन रूल्स के बाउंड्रीज को रिफाइन करती रहती है, बैलेंसिंग इलेक्टोरल इंटेग्रिटी विद पॉलिटिकल रियलिटीज। लास्ट वन, हर रेमेडी के लिए कितनी डिटेल चाहिए? जस्ट अ सिंगल लाइन फॉर ईच इज सफिशिएंट। की इन्फॉर्मेशन है रेमेडी का नाम और अथॉरिटी। Perfect. Okay, listener, one last practice for this question. The remedies against disqualification can be legal, like an SLP to the Supreme Court, administrative, like a review by the ECI, and constitutional, like filing a writ petition. Pause and practice it now. इन शॉर्ट, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालीफाई हो भी जाए तो उनके पास डिसीजन को चैलेंज करने के लिए मल्टीपल लाइफलाइंस है, थ्रू कोर्ट्स, द इलेक्शन कमीशन एंड इवन द प्रेसिडेंट। This is incredible. अब हमारे फाइनल क्वेश्चन के लिए, जो उस पूरे गेम के रेफरी के बारे में है, the Election Commission of India. And here is our final question of the day from GS2 Indian Polity 2022 for 15 marks. Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct. ब्रॉड माइक्रो थीम, ECI एज द गार्डियन ऑफ इलेक्शंस। The Model Code of Conduct, or MCC. इलेक्शंस के टाइम हम हर जगह सुनते हैं MCC लग गया है, पर ये है क्या? MCC इसेंशियली गाइडलाइंस का एक सेट है जिसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अग्री किया है टू मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, और इसका रेफरी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। मतलब इलेक्शंस के गेम के लिए एक फेयर प्ले रूल बुक। पर फन फैक्ट ये है कि ये पावरफुल रूल बुक कोई लॉ नहीं है, ये वॉलंटरी शुरू हुई थी। दैट्स द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट। सो इस आंसर का इंट्रोडक्शन इसी यूनिक एवोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। MCC की शुरुआत 1960s में केरला असेंबली इलेक्शंस में एक वॉलंटरी कोड के तौर पर हुई थी, और ECI ने इसे एक पावरफुल टूल बना दिया। एग्जैक्टली। अब बॉडी में आते हैं। MCC अब कैंपेन के हर एस्पेक्ट को कवर करता है, स्पीचेस, रैलीज, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज। एक की प्रोविजन ये है कि MCC लागू होने के बाद रूलिंग पार्टी नई स्कीम्स अनाउंस नहीं कर सकती। ECI का रोल इसमें ह्यूज है। ह्यूज। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, इट्स रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट पावर्स। ECI डायरेक्टिव्स इशू करता है, एक्टिविटीज मॉनिटर करता है और वायोलेटर्स के खिलाफ एक्शन लेता है। एक्शन वार्निंग से लेकर FIR फाइल करवाने तक हो सकता है। So it's not toothless. सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है इट्स इवॉल्विंग रोल थ्रू रीसेंट इनिशिएटिव्स। ECI इनोवेट करता रहता है। फॉर एग्जांपल 2024 में ECI ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग रूल इंट्रोड्यूस किया। इट लिंक्ड रिपीटेड MCC वायोलेशंस बाय पार्टीज स्टार कैंपेनर्स डायरेक्टली टू द पॉलिटिकल पार्टी इटसेल्फ। वाओ, मतलब अब पार्टी लीडरशिप अकाउंटेबल है। यस, प्लस सोशल मीडिया कैंपेन्स की मॉनिटरिंग बढ़ाई है। सी विजिल ऐप जैसी चीजें बनाई हैं जिससे कोई भी सिटीजन वायोलेशन रिपोर्ट कर सकता है। सो इस पार्ट का कंक्लूजन ये है कि ECI इवॉल्व हुआ है। प्रिसाइजली। ECI सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करने वाली बॉडी से इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का एक एक्टिव गार्डियन बन गया है, और MCC इसका प्राइमरी वेपन है। चलो इस इवोल्यूशन पर क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। MCC का ओरिजिन केरला में मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देता है। ये दिखाता है कि MCC ऊपर से थोपा नहीं गया, बल्कि कंसेंसस से इवॉल्व हुआ। ECI के रोल वाले सेक्शन को स्ट्रक्चर कैसे करें? इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करो, ट्रेडिशनल रेगुलेटरी पावर्स और रीसेंट इनिशिएटिव्स एंड इनोवेशंस। ये ECI का फाउंडेशनल और डायनामिक दोनों रोल दिखाता है। स्टार कैंपेनर क्या है और 2024 का रूल सिग्निफिकेंट क्यों है? स्टार कैंपेनर एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है। 2024 का रूल सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये पहली बार पार्टी को अकाउंटेबल बनाता है फॉर व्हाट दे स्टार कैंपेनर्स से। इंट्रोडक्शन को इंपैक्टफुल कैसे बनाएं? ECI को सेंटिनल ऑन द क्वी वेव कहो, अ कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग, और MCC को उसका मोस्ट पोटेंट ऑलबेट नॉन स्टैट्यूटरी टूल। क्या MCC वायलेशंस के एग्जांपल्स देने चाहिए? यस, एब्सोल्युटली। हेट स्पीच, रिलीजियस सिंबल्स का यूज, गवर्नमेंट व्हीकल्स का मिसयूज जैसे कॉमन एग्जांपल्स मेंशन करो। ये मेंशन करना कितना क्रिटिकल है कि गवर्नमेंट नई स्कीम्स अनाउंस नहीं कर सकती। इट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ये रूलिंग पार्टी को अनफेयर एडवांटेज लेने से रोकता है। इट्स अ की पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड। Perfect. Okay, let's practice this. The ECI enforces the evolved Model Code of Conduct through its regulatory powers and through recent initiatives like holding parties accountable for their star campaigners. Pause and practice saying this. इन शॉर्ट, इलेक्शन कमीशन ने वॉलंटरी फेयर प्ले अग्रीमेंट को इंडिया में क्लीन इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए सबसे पावरफुल रूल बुक में स्किलफुली टर्न कर दिया है। So ECI और MCC एक परफेक्ट सिस्टम लगते हैं, पर क्या सब कुछ परफेक्ट है या चैलेंजेस भी हैं? ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ा द अकिलीज हील ऑफ द MCC ये है कि इसके पास अभी भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। मतलब ये पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया लॉ नहीं है। एग्जैक्टली। तो इस पार्ट का इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि MCC की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका फ्लेक्सिबल नेचर ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस का सोर्स है। ब्रिलियंट वे टू पुट इट। तो बॉडी में मेन इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या है? सो फर्स्ट, लिमिटेड लीगल बैकिंग।
मतलब ECI की पनिशमेंट्स लिमिटेड है, वो सिर्फ MCC वायोलेशन के लिए कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती। सेकंड, इंडिया का स्केल वाइड स्प्रेड वायोलेशंस को मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट बना देता है। एंड थर्ड, पावरफुल पार्टीज का पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। So what's the way forward? Solution तो obvious लगता है। It is. The single most important reform is to give statutory backing to the MCC. पार्लियामेंट एक लॉ पास करे जो MCC के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करे। Practically इससे क्या बदलेगा? ये ECI को स्ट्रिक्टर पेनल्टीज इंपोज करने की क्लियर लीगल पावर्स देगा, फाइन्स या शॉर्ट टर्म डिबारमेंट। ये MCC को रियल शार्प टीथ देगा। इसके अलावा ECI की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को AI और डेटा एनालिटिक्स से एनहांस करना और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना। तो कंक्लूजन ये है कि रेफरी को और पावरफुल बनाने के लिए उसे लॉ बैक्ड रूल बुक और बेटर टेक्नोलॉजी देनी होगी। उसे स्टैट्यूटरी फोर्स प्रोवाइड करना है। चलो फाइनल क्रॉस क्वेश्चनिंग के साथ रैप अप करते हैं। स्टैट्यूटरी बैकिंग सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म क्यों माना जाता है? क्योंकि ये MCC को एक मॉरली बाइंडिंग कोड से लीगली एनफोर्सेबल लॉ में ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये गाइडलाइन और लॉ के बीच का डिफरेंस है। चैलेंजेस सेक्शन को फ्रेम करने का बेस्ट तरीका क्या है? बुलेट पॉइंट्स यूज करो। सबसे फंडामेंटल चैलेंज, लीगल बैकिंग की कमी से स्टार्ट करो। गवर्नेंस रिलेटेड आंसर को पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड करना अच्छा है। यस, इट्स अ ग्रेट प्रैक्टिस। ये एग्जामिनर पर पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ता है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का सिंपल टर्म्स में क्या मतलब है? सिंपली अ सिस्टम फॉर रिसीविंग एंड रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स, जैसे C-Vigil ऐप, नेशनल कंप्लेंट पोर्टल्स और ग्राउंड ऑफिसर्स की टीम्स। टेक्नोलॉजी जैसे AI ACI की हेल्प कैसे कर सकती है? AI सोशल मीडिया पे हेट स्पीच स्कैन कर सकता है। डेटा एनालिटिक्स इलेक्शन एक्सपेंडिचर में अनयूजुअल पैटर्न्स डिटेक्ट कर सकता है। ड्रोन्स इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटर कर सकते हैं। The possibilities are huge. इस लास्ट पार्ट को स्ट्रक्चर करने का बेस्ट वे क्या है? 2 क्लियर सेक्शंस बनाओ, challenges in MCC implementation और the way forward, proposed reforms, और दोनों के अंडर बुलेट पॉइंट्स यूज करो। ओके दोस्त, दिन की आखिरी प्रैक्टिस। चलो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस एक साथ बोलते हैं। द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इट्स लैक ऑफ स्टैट्यूटरी बैकिंग। द मोस्ट क्रिटिकल रिफॉर्म इज टू मेक इट अ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। कम ऑन, पॉज एंड से इट। इन शॉर्ट, MCC एक पावरफुल टूल है, पर ये कंसेंसस पर बना है, लॉ पर नहीं। इसे लॉ बनाना ही इसे फ्यूचर के लिए और स्ट्रांग बनाने की है। और इसी के साथ हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के पूरे लीगल यूनिवर्स की यात्रा कर ली है। चलो एक मोमेंट लेके रिकैप करते हैं। आज का ब्रॉड माइक्रो थीम था इलेक्शन डिस्प्यूट्स, डिस्क्वालिफिकेशन एंड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हमने करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन किया, फिर हमने देखा कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटिशंस के थ्रू रिजॉल्व होते हैं। हमने डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने की नीड को एनालाइज किया। उसके बाद हमने डिस्क्वालिफिकेशन के सभी ग्राउंड्स को लिस्ट किया, और फाइनली हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करने में इलेक्शन कमीशन के पावरफुल रोल को डिस्कस किया। जानते हो, जब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो रियलाइज होता है कि ये सारे कॉम्प्लेक्स लॉज, सेक्शंस और कोर्ट केसेस एक सिंपल पर सेक्रेट चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं, द वोटर्स चॉइस। एब्सोल्युटली। और ये हमें एक फाइनल थॉट के साथ छोड़ जाता है। हमारे सोर्सेज ने क्रिप्टो करेंसी और बिनामी एसेट्स जैसे इमर्जिंग चैलेंजेस की बात की। ये फ्यूचर के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है। क्या? एज टेक्नोलॉजी और फाइनेंस और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, क्या हमारे इलेक्टोरल लॉज जो दशकों पहले लिखे गए थे स्पीड मेंटेन कर पाएंगे, या हम हमेशा उन लोगों से एक कदम पीछे रहेंगे जो अनड्यू इन्फ्लुएंस के नए तरीके खोज रहे हैं? थोड़ा सोच लो। समथिंग टू डेफिनेटली थिंक अबाउट। इस इनक्रेडिबली डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमारे पास बस इतना ही टाइम था। उम्मीद है हमने इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आपके लिए क्रिस्टल क्लियर बना दिया। अगर आपको ये डीप एक्सप्लोरेशन वैल्यूबल लगा तो प्लीज उस लाइक बटन को हिट करें, कमेंट में अपना बिगेस्ट टेकअवे बताएं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द डीप डाइव को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक स्टे क्यूरियस।